नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। ये हमारा आज 18वां लेक्चर है इकोलॉजी में। 18वें लेक्चर में हमने जैव विविधता का वर्गीकरण पढ़ने की बात कही थी। इसके पहले बताया था कि हम अब नेक्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा देरी ना करें और स्टार्ट करते हैं। पहले जैव विविधता के वर्गीकरण में सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें पहला है मलय की जैव विविधता। इसमें क्या कह रहे हैं कि इस तरह की जैव विविधता पूर्वी हिमालय के घने जंगलों वाले क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि मलय की जैव विविधता, इस तरह की जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पूर्वी हिमालय। अब पूर्वी हिमालय कहाँ है आपका? अब आपको पता ही है पूर्वी हिमालय कहाँ है। पूर्वी हिमालय आपका जिसे ये बनाते हैं हम लोग पूरा ये, तो ये जो एरिया आपका है ना, पूर्वी हिमालय ही तो है पूरा। ये आकर के अरुणाचल प्रदेश में से कट जाता है, ये हिमालय है, पूर्वी हिमालय। ठीक, तो पूर्वी हिमालय है ये, यहाँ की वो बात कर रहे हैं। इथोपिया जैव विविधता की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इस तरह की जैव विविधता पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा स्टेटमेंट देकर के इस तरह के कंडीशंस कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा यूपीएससी में जब स्टेटमेंट देता है। तो यूरोपीय जैव विविधता की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जैव विविधता ऊपरी हिमालय के इलाकों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी हिमालय के इलाकों में पाए जाते हैं। ऊपरी हिमालय के इलाकों में पाए जाते हैं, और जहां जलवायु समशीतोष्ण होती है, ये यहाँ की बात कर रहे हैं, ये यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक, इस क्षेत्र में इन चीजों को पाते हैं। ये ऊपरी हिमालय है आपका। उसके बाद कह रहे हैं भारतीय जैव विविधता। तो भारतीय जैव विविधता की बात करें तो भारतीय जैव विविधता में भारतीय मैदान के घने जंगलों क्षेत्रों में इस तरह की जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, अब आगे आ जाइए। आगे भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र और प्रांत, भारत में जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं और उनके प्रांत में क्या क्या स्थितियां हैं वो हम लोग देखेंगे। जैव भूगोलविदों ने भारत को विशेषतः जलवायु, मिट्टी, जैव विविधता के साथ साथ प्रत्येक को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। कितने में वर्गीकृत किया है? 10 क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। भूगोल की अगर बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, वनस्पति के स्वरूप की बात करें, उसमें रहने वाले स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर, कीड़े, अन्य आकेसरुकी समुदाय के आधार पर 25 जैव भौगोलिक प्रांतों में विभाजित किया गया है। 10-10 के अलावा पहला ट्रांस हिमालय, इस क्षेत्र में 3 प्रांत आते हैं। पहला लद्दाख आ गया, दूसरा तिब्बत आ गया आपका, और तीसरा सिक्किम के पास ट्रांस हिमालय क्षेत्र आता है। तो जैसा कि पहले बताया लद्दाख का क्षेत्र आ गया, तो आप सोचिए लद्दाख कहाँ होगा? लद्दाख ये है आपका लद्दाख रीजन्स, ये लद्दाख रीजन हो गया। अब उसके बाद कर रहा है तिब्बत रीजन, तो ये तिब्बत रीजन हो गया आपका। ठीक, ये तिब्बत रीजन हो गया आपका। उसके बाद यही सेम चीज ये कह रहा है कि इसके बाद आपका आता है सिक्किम, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र आता है। तो सिक्किम ये यहाँ पड़ता है, तो यहीं से सिक्किम को भी ले लेते हैं, यहीं से सिक्किम को भी ले लेते हैं। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये चीजें कनेक्टेड हैं, ऐसे निकल गया है। अब नेपाल हिमालय है आ रहा है, तो उसमें हम ये नहीं कह रहे नेपाल हिमालय होगा, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इस टाइप का होगा। आगे चल के देखते हैं हिमालय की बात करें। फिर अब दूसरा है हिमालय। इस क्षेत्र में 4 प्रांत आते हैं। पहला उत्तर पश्चिम हिमालय। अब पहली चीज तो हिमालय देख लीजिए, ये हिमालय का क्षेत्र है। हिमालय में कह रहा है उत्तर और पश्चिम होना चाहिए। इस क्षेत्र का हिमालय की बात कर रहा है। ये तो उत्तर है, उत्तर के साथ पश्चिम भी है, इस क्षेत्र का हिमालय भी आ गया। अब पश्चिम हिमालय की बात कर रहा है, तो पश्चिम हिमालय भी आ गया, ये भी हो गया। मध्य हिमालय की बात कर रहा है, वो भी कर लिया। पूर्वी हिमालय हमने देख लिया। ठीक, अब आ जाइए भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं। इस क्षेत्र में एक प्रांत आता है, गुजरात और राजस्थान का थार और कच्छ इलाका इसी में आता है।
ये देखिए ये भारत का क्षेत्र है, ठीक, इसी में दोनों समाहित हैं। अर्धशुष्क क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में 3 प्रांत आते हैं। पहला पंजाब आ गया आपका, दूसरा गुजरात आ गया आपका, तीसरा राजस्थान आ गया आपका, वही जो ऊपर देखा है आपने। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, इस प्रांत के अंतर्गत 2 क्षेत्र आते हैं। पहला मालाबार की मैदानी क्षेत्र आते हैं, जैसा कि मैंने कल मालाबार दिखाया था कि मालाबार है, कोकड़ है, कोकड़ के ऊपर भी आपका गुजरात के क्षेत्र लग जाता है, स्टार्टिंग का कठियावाड़ा। उसके बाद पूर्वी घाट को मैंने बताया था कि वहां पर 2 हैं, एक तो आपका कोरोमंडल है, दूसरा फिर आपका उत्तरी सरकार जिसको बोलते हैं वो भी है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये आपका तमिलनाडु, इन तीनों के ही स्टेट के बीच में है। और जैसे यहाँ पर है, यूपीएससी ने डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा है कि 2020 में ही आई थिंक से पूछा था, 2020 में 18 में कि क्वेश्चन पेपर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और मुझे जहाँ तक याद है तो 2018 वाले पेपर में ही था कि उत्तरी हिमालय 5 राज्यों से होकर गुजरता है और पश्चिमी घाट 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और उसके बाद आपका एक स्टेटमेंट और था कि पुलकेट लेक जो है वो 2 राज्यों के मध्य स्थित है। 3 स्टेटमेंट, तो उसके बाद 4 पेयर नीचे बना के दिए, 1 2 3, 1 और 3, 1 and 2 and 1, ऐसे इस टाइप में पेयर रहे होंगे। तो उसमें सीधा सीधा देखा जाए तो ऊपर 8 राज्य, नीचे 6 राज्य गिन लीजिए आप चाहें तो मैक्सिमम। जैसे केरल से निकलता है, उसके बाद कर्नाटक हो गया 2, उसके बाद आप आ जाइए गोवा 3, महाराष्ट्र 4, पश्चिम बंगाल 6 और थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु में भी लगता है। किसका? आपका क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट का, क्योंकि ट्राई जंक्शन पे है पश्चिमी घाट। केरल कर्नाटक तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे है, और केरल कर्नाटक तमिलनाडु हो गया, उसके ऊपर आपका गोवा आ गया पश्चिम, और उसके बाद महाराष्ट्र आ गया, उसके ऊपर चले जाइए तो गुजरात आ जाता है थोड़ा। तो इस टाइप से ऊपर अगर आप देखिए हिमालयी क्षेत्र पूरा कहाँ तक फूला है, असम भी आ जाए, अरुणाचल प्रदेश भी आ जाता है, उसके बाद तो पूरा यूं आकार का घूमा भी तो है, ये देख लीजिए यूं आकर के ऐसे घूमा भी तो है, ठीक। तो वही बात यहां पर कर रहे हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां भी, जैसे कि बताया पहले। दक्कन का पठार की बात हम करें तो ये पूरा हमने एक बार नहीं 2 बार कराया, तीसरी बार बता रहा हूं, ये मैंने वहां मार्क करवाया है। 5 क्षेत्र आते हैं इसमें। सेंट्रल भारत की पहाड़ियां, सेंट्रल भारत की पहाड़ियां मतलब ये चीजें हैं। उसके बाद फिर छोटा नागपुर, यहाँ पर पूर्वी की पहाड़ियां, सेंट्रल पठारी इलाका, डेक्कन का दक्षिणी हिस्सा इसके अंतर्गत आता है आपका। उसके बाद तटीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तटीय क्षेत्र ये 3 प्रांत आते हैं इसमें। पश्चिमी तट, पूर्वी तट, लक्षद्वीप। मैंने जैसा कि पहले ही बताया आपको, कोंकण कोस्ट, गुजरात कोस्ट, उसके वेस्टर्न घाट, मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट, उसके बाद ईस्टर्न कोस्ट, नॉर्दर्न कोस्ट और ईस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अभी अभी इसी के विषय में तो पूरा डिस्कशन चल रहा था। गंगा की मैदान की हम बात करें तो ऊपरी गंगा के मैदानों और निचले गंगा के मैदान इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। याद रखिए ये सारी चीज़ें हम भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र और उनके प्रांतों के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं। ये सब ऑलरेडी हो चुका है। उत्तर और पूर्वी भारत की बात करें तो इस क्षेत्र में 2 प्रांत आते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तर पूर्व की पहाड़ी। यहाँ भारत के लगभग 5.2% भूभाग पर फैला हुआ है। तो यह है आपका उत्तर भारत, देख लीजिए आप। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, ये सारी चीजें इसी में आती हैं, ठीक। और 10वां है आपका द्वीपीय समूह। इसमें एक प्रांत ही आता है, अंडमान निकोबार, और यहाँ बायोम अत्यधिक विविध है, ठीक। अब हम देख लेते हैं जैव विविधता में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021, अभी लेटेस्ट जो आया है करंट के साथ, इसको लिंक करते हुए हम लोग चलते हैं। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021, ठीक। उक्त अधिनियम जैव विविधता एवं नगोया प्रोटोकॉल के अभिसमय के अंतर्गत भारत के दायित्व को पूरा करने का प्रयत्न करता है, पहली चीज। दूसरा
कि यह विधेयक जो है वो औषधि पौधों की खेती को प्रोत्साहन देकर वन्य जंगली औषधि पौधों पर दबाव को कम करने का प्रयास करता है। विधेयक में आयुष चिकित्सकों को जैविक संसाधनों एवं ज्ञान तक अभिगम हेतु भयभीत करने वाले जैव विविधता बोर्ड से उन्मुक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है। ध्यान से सुनते जाइए, ये आ सकता है यूपीएससी में। पहला नोगिया प्रोटोकॉल हमारा उसके समय जो उसमें उद्देश्य दिए गए थे उनकी पूर्ति के लिए बनाया गया। दूसरा फिर ये बोल रहा है कि ये औषधीय पौधे जो होते हैं ना, उनकी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भी और औषधीय पौधों पर दबाव को कम करने के लिए उसके लिए लाया गया। तीसरी बात ये बोल रहा है कि इस विधेयक में आयुष चिकित्सकों को जैविक संसाधनों या ज्ञान तक उनकी सुलभ या सरल पहुंच हेतु अभिगम हेतु भयभीत करने वाले जो जैव विविधता बोर्ड हैं उनसे उन्मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया। फिर अगले पॉइंट में कह रहा है कि यह विधेयक अनुसंधान के अनुपथन में तीव्रता लाता है और पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। कुछ अपराधों को अपराध से मुक्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह विधेयक है राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना, ध्यान से सुनिए, राष्ट्र के हित के जो समझौते हैं उसको राष्ट्रीय हित के समझौते किए बिना एक मिनट